हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार से एक बात कही है, एक पत्र जारी करके अपनी कुछ नाराजगी जाहिर की है। ये नाराजगी कहें या फिर एक तरह से कुछ बातों का स्पष्टीकरण कहें, ये बात जो संबंधित है ये है ओडिशा में मौजूद लिंगराज मंदिर से। तो लिंगराज मंदिर को लेकर के दरअसल कुछ दिनों पहले ओडिशा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत जो मंदिर का प्रबंधन है उसको एक स्पेशल एक्ट के तहत लाने की बात कही गई थी। तो केंद्र सरकार का दरअसल यहाँ पर यह कहना है कि ये जो अध्यादेश लाया गया था ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं ये उसका उल्लंघन करता है। इस आधार पर राज्य विधायिका अपने आप में इस तरह के नियम बनाने के लिए संपन्न नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। केंद्र राज्य संबंधों की बात है, केंद्र द्वारा बनाए गए जो नियम हैं किस तरह से राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के साथ वे विरोध दर्शाते हैं, और इसी पूरी कड़ी के अंतर्गत एक मंदिर की बात निकल करके आती है, यानी लिंगराज मंदिर की, जो कि देश के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त मंदिर है। तो आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे ओडिशा का लिंगराज मंदिर, इसकी वास्तुकला और इससे संबंधित विवाद पर। क्योंकि कोई भी विवाद अपने आप में एक खास संदर्भ को लेकर तो उठता है, लेकिन उसके जो टॉपिक्स अन्य आयाम जुड़ते हैं वे मंदिर से भी जुड़ सकते हैं, उसकी वास्तुकला से भी जुड़ सकते हैं, मंदिर के इतिहास से भी जुड़ सकते हैं, अध्यादेश से तो जुड़ ही सकते हैं और केंद्र राज्य संबंधों से भी जुड़ सकते हैं। तो चर्चा के बिंदुओं में अभी हम न्यूज पर और बात करेंगे, देख लेंगे क्या न्यूज आई है। लिंगराज मंदिर, इसका इतिहास और इसकी वास्तुकला ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर हमारे जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो टॉपिक मेंशन है भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय विरासत और उसका संरक्षण। बात करेंगे कि जो अध्यादेश लाया गया है उसमें ऐसी क्या क्या बातें शामिल हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार की आपत्ति आई है। निष्कर्ष देखेंगे क्या किया जा सकता है, और एक सवाल मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। शासन प्रणाली, संविधान, इन दोनों ही चीजों से भी यह विषय जोड़ करके देखा जा सकता है। ठीक, तो न्यूज आई है, वाई सेंटर हैज अपोज्ड ओडिशा's प्लान फॉर लैंडमार्क लिंगराज टेम्पल। तो क्यों केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद लिंगराज मंदिर पर? इसका बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर यहाँ पर मौजूद है, जैसे आप देख सकते हैं। इसकी शैली पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मंदिर है इसको 10वीं शताब्दी के आसपास इसको निर्माण की शुरुआत की थी राजा जजाति केशरी जी ने, और आगे चलकर 11वीं शताब्दी तक इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया राजा लाल तेंदु केशरी ने। इस मंदिर के संबंध में कथन है जो कहा जाता है कि इसे भारत में विशुद्ध रूप से हिंदू मंदिर के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जा सकता है। हिंदू मंदिर के रूप में यह मंदिर ख्याति प्राप्त है। और ये जो स्टेटमेंट है ये है जेम्स फर्ग्यूसन जी का। ठीक, इसके अलावा जो मंदिर है इसका निर्माण हुआ है लाल बलुआ पत्थर से, और ये मंदिर प्रसिद्ध है, भगवान शिव को समर्पित है। और यह जो मंदिर है इसमें शिवलिंग जो रखा हुआ है उसको स्वयंभू कहा गया है, अर्थात स्वयंभू का अर्थ हुआ कि स्वनिर्मित, अपने आप में निकला हुआ। इसके अलावा ये मंदिर अपने आप में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु के भी स्वरूप का एक प्रतीक माना जाता है। यानी यहाँ पर जो मौजूद आस्था है वह हरिहर को लेकर है। हरिहर शब्द में जुड़ा हुआ है, हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शिव। तो इस आधार पर भी इसको जोड़ करके जब देखा जाता है तो कहते हैं कि शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है ये मंदिर। कुछ और बातें, जैसे कि इसे भुवनेश्वर के अंतर्गत मौजूद सबसे बड़ा मंदिर माना जा सकता है। और इस पूरे मंदिर परिसर के दौरान एक और शब्द का जिक्र आएगा, एकामरा क्षेत्र का। तो एकामरा का दरअसल जो अर्थ निकल करके आया है वो आया है आम के पेड़ से। तो एक बगीचा, जहां पर आज भुवनेश्वर मौजूद है वहां पर आम के पेड़ों का बगीचा हुआ करता था, जिसके बाद उस आम के पेड़ के नजदीक उस शिवलिंग की प्राप्ति हुई। इस वजह से यह क्षेत्र एकामरा क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो अभी इस मंदिर का रखरखाव मंदिर ट्रस्ट बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। वर्तमान स्थिति ये है। उसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस मंदिर के नजदीक एक और जो देखने लायक क्षेत्र है वह है बिंदु सागर झील, जो मंदिर के उत्तर में कुछ दूरी पर मौजूद है। एक और खास बात यह है इस मंदिर के बारे में कि एक स्वर्णिम त्रिभुज की बात आती है ओडिशा के अंतर्गत,
जिसको ये जोड़ता है, यानी कि भुवनेश्वर में इस लिंगराज मंदिर की बात है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो उन्हीं स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत एक हिस्सा इस लिंगराज मंदिर का भी आता है। अब बात करें सबसे प्रमुख बात पर, यानी इस मंदिर की शैली के बारे में। तो इस मंदिर की शैली दरअसल अपने आप में बहुत विशिष्ट है, यानी कि साधारण तौर पर हम 3 शैलियों का जिक्र करते हैं मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली की। लेकिन अपने आप में एक अनूठी विशेषता होने की वजह से इस शैली को कलिंग शैली कहा गया है। सामान्य तौर पर या मोटे तौर पर हम इसे नागर शैली के अंतर्गत रख कर देख सकते हैं, जो कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध शैलियों के अंतर्गत आती है। तो इस शैली के अंतर्गत या इस मंदिर के अंतर्गत गर्भगृह की संरचना है, यज्ञ मंडप है, नाट्य मंडप है और भोग मंडप है। ये 4 संरचनाएं मौजूद हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लंबा वाला टावर है, जो मंदिर का प्रमुख स्थल है, और यहाँ पर मौजूद है गर्भगृह, इसको कहा जाता है देउल या देउला, ठीक। और यहाँ पर जो मंडप जैसी संरचना है ये वाली, इसको कहते हैं जगमोहन। तो कलिंग शैली के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य में 3 चीजों को आपको समझना चाहिए, जो कि है, एक है रेखा देउला, एक है पिधा देउला और एक है खाखरा देउला। तो 3 संरचनाएं इसके अंतर्गत निर्मित की जाती है मंदिरों की। इसमें जो पहली और दूसरी संरचना है, यानी रेखा देउला और पिधा देउला, ये संरचनाएं मुख्य रूप से संबंधित हैं भगवान शिव के मंदिरों से, ओडिशा के अंतर्गत मौजूद, और भगवान सूर्य के मंदिर से और भगवान विष्णु के मंदिर से। जबकि जो खाखरा देउला की संरचना है ये सीधे सीधे जुड़ती है देवी दुर्गा के मंदिर से या फिर चामुंडा के मंदिर से। और एक बात इसमें जो जानने लायक है वो ये भी है कि रेखा देउला और खाखरा देउला दरअसल सीधे तौर पर संबंधित हैं गर्भगृह से, मंदिर के गर्भगृह से संबंधित है, जबकि पिधा देउला में गर्भगृह का निर्माण नहीं किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से नाट्य मंडप, प्रसाद मंडप या कोई और संरचना का निर्माण देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि जो अध्यादेश लाया गया ओडिशा सरकार के द्वारा, ये क्यों लाया गया, क्या खासियत रही? तो सबसे पहले ओडिशा सरकार ने एक योजना बनाई थी, एकाम्रा क्षेत्र विकास योजना, यानी वह पूरा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये जो लिंगराज मंदिर है ये मौजूद है और इससे संबंधित अन्य बहुत सारे मंदिर और अवसंरचनाएं मौजूद हैं। तो इस एकाम्रा क्षेत्र का विकास करना था टूरिज्म और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत। तो यहाँ पर 9 स्थलों की पहचान की गई और आसपास के क्षेत्रों की विरासत का संरक्षण करने की बात कही गई। इसके अंतर्गत कुछ संरचनाएं अगर हम देखें, जैसे सड़क का विकास, मुख्य सड़क से जोड़ना, लिंगराज प्रवेश प्लाजा, बिंदु सागर पुनरुद्धार योजना, पार्किंग स्थल बनाने थे, विरासत परिसर का निर्माण करना था, केदार गौरी मुक्तेश्वर परिसर के लिए सुविधाओं का विकास करना था, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा चलाने थे, मतलब अन्य तरह का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था वह शुरू करना था। तो ओडिशा सरकार इसके लिए एक स्पेशल एक्ट लाने पर विचार कर रही थी, लेकिन चूंकि सदन नहीं था अपने सत्र में, इस आधार पर उन्होंने एक अध्यादेश लाने का फैसला किया और लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 लाया गया। इस अध्यादेश के तहत कुछ प्रमुख बातें की गई थी और प्रमुख प्रबंधन से संबंधित कुछ यहाँ पर कार्य किए जाने थे। जैसे जो भी मंदिर से रिलेटेड अनुष्ठान किए जाने थे या फिर अन्य गतिविधियों का प्रबंधन था, उस प्रबंधन को लेकर एक प्रबंधन समिति जैसी गठन करने की बात कही गई थी, जिस समिति के अंतर्गत एक पूर्णकालिक प्रशासक होगा, प्रबंध समिति होगी और एक मंदिर की जो चल और अचल संपत्ति मौजूद है उसके तहत एक कोष के निर्माण की बात कही गई थी। ऐसा कहा गया था इस अध्यादेश के अंतर्गत। जबकि वर्तमान में जिस तरह से उसका संचालन किया जा रहा है, हमने देखा कि एएसआई और मंदिर प्रबंधन समिति उसका संचालन करती है और अभी संचालन होता है ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के अंतर्गत। उद्देश्य क्या बताया गया? जब उद्देश्य पूछा गया क्या उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य था कि प्राचीन मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करना और जो भी तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके लिए गुणवत्ता युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये था राज्य सरकार का पक्ष इस अध्यादेश को लाने को लेकर के और मंदिर परिसर के विकास को लेकर के। लेकिन अब केंद्र सरकार की जब आपत्ति आई है तो हमारे लिए उसको भी देखना बहुत जरूरी है। केंद्र ने सबसे पहली बात ये कही है कि ये जो कानून या अध्यादेश लाया गया है ये दरअसल प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अविशेष अधिनियम, जिसे हम AMASR अधिनियम कह सकते हैं 1958 का, उसका सीधे सीधे विरोध करता है।
ये जो अधिनियम है ये लाया गया था प्राचीन स्मारकों के लिए, पुरातात्विक स्थलों के लिए, जो भी अवशेष बचे हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनके संरक्षण के लिए। ऐसे में मंदिर के प्रबंधन को लेकर के जो नया अध्यादेश लाया गया है वो इसका विरोधाभासी हो जाएगा, और खासकर जो नियम इसके तहत संचालित हैं, केंद्र सरकार के तहत संचालित हैं, उनके तहत उसका विरोध होगा। कैसे, अभी देखते हैं। तो लिंगराज मंदिर के आसपास आधुनिक संरचनाओं का जो निर्माण कर दिया गया है वो इस अधिनियम के तहत गलत है, और अभी ही वर्तमान में जिन संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है उसके संबंध में भी केंद्र सरकार ने राज्यपाल के ऑफिस को पत्र लिख करके विरोध दर्शाया है। इसके अलावा ये जो इसमें से मंदिर में से कई सारे जो स्मारक हैं वे केंद्र सरकार के अंतर्गत संरक्षित हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना यह भी है कि जो राज्य विधायिका है यह उसकी विधायी क्षमता से बाहर का मामला था, जिसके तहत उसने नियमों को बनाया है। इसके अलावा अब जब मंदिर समिति की बात की गई है और अधिकार सारे एक 15 सदस्यीय प्रबंधन समिति को दिए जाने हैं, ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो दोहरी प्रशासनिक अथॉरिटी व्यवस्था दिखाई देगी उन दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। ये हुई इनकी बात। कुछ नियमों को लेकर के भी कुछ बातें स्पष्ट कही हैं, उनको भी एक करके देख ले, फिर मामला क्लियर होगा थोड़ा सा। तो ओडिशा जो अध्यादेश आया है उसका खंड 15(2), जिसके अंतर्गत मंदिर परिसर के अंदर या मंदिर परिसर के बाहर ऐसा कहा गया है कि कुछ दुकानों की स्थापना की जा सकती है जो खरीद बिक्री को संचालित करेंगी। तो ये भी अपने आप में एएसआई के अंतर्गत विरोध में आएगा। खंड 17(3) कहता है चल अचल संपत्ति की बिक्री की जा सकेगी या फिर पट्टे पर दिया जा सकेगा। तो इसमें बिक्री में ऐसी भी कुछ चीजें शामिल हो सकती हैं जो प्राचीन स्तर पर बहुत ज्यादा कलाकृतियां हैं या फिर बहुत विशेषता रखती हैं, तो इनकी बिक्री किया जाना भी अपने आप में संभव नहीं होगा एएसआई के तहत। खंड 22(2)(d), जो कि मंदिर के अंतर्गत जो प्राचीन इमारतें हैं उसमें मरम्मत और निर्माण की बात करता है, तो ये भी अपने आप में, जो कि मरम्मत और निर्माण का कार्य एएसआई के अंतर्गत किया जाना है, तो ये भी नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा शुल्क के भुगतान पर विशेष दर्शन की सुविधा की बात की गई है कि कुछ ऐसे यात्री जो अतिरिक्त शुल्क दे सकते हैं और दर्शन को विशेष रूप से मतलब अलग से जाकर के दर्शन कर लेंगे। तो एएसआई के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें भी सभी यात्रियों को उसका मुफ्त में दर्शन दिए जाने की बात कही गई है, यानी मुफ्त में वे जाकर के वहां पर देख सकते हैं सभी चीजों को। इसके अलावा जो नए भवन है उनको लेकर भी बात कही गई है कि नए भवनों की मरम्मत और निर्माण का जो प्रावधान है वो अपने आप में गलत है, क्योंकि इस तरह का जो प्रावधान है यह राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नियंत्रण में आता है। तो ऐसा निर्माण जो भी किया जाएगा या फिर जो भी अधिकार दे दिए गए हैं वे अधिकार राज्य की विधायिका के पास नहीं है, या फिर ऐसे अधिकार वे नहीं दे सकते। तो ये जो मामला है ये सीधे सीधे किससे जुड़ता है? संविधान के अनुच्छेद 254 से। 254 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होने पर क्या किया जाएगा। तो असंगति यदि होती है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि उस स्तर तक मान्य होगी जिस स्तर तक राज्य द्वारा बनाई गई विधि उसका अतिक्रमण करती है, और भी जो भी नियम कहते हैं वो कहीं ना कहीं अंत में संसद द्वारा बनाई गई विधि को ही मान्यता दे देते हैं। तो इस अधिनियम को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो राज्य और केंद्र के जो संबंध है उसके संबंध में यहाँ टकराव दिखाई दे रहा है। आगे जो होगा उन नियमों के तहत हम पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन हमारे लिए ये जो पूरी खबर थी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी कि हमें इस खबर की वजह से जो मंदिर का आर्किटेक्चर है, जो मंदिर की शैली है, मंदिर का निर्माण है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी प्रीलिम्स के स्तर पर या फिर मेंस के स्तर पर। तो अगर प्रशासनिक संरचना या फिर इस अध्यादेश की बात आती है या फिर इस अध्यादेश का केंद्र सरकार के साथ टकराव की बात आती है, ऐसे में जो प्रमुख प्रावधान है वे आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप उत्तर में लिख सकें। सवाल क्या बन सकता है? सवाल देखें। ओडिशा के लिंगराज मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली की अनूठी विशेषता प्रदर्शित करती है। उपरोक्त कथन के आलोक में ओडिशा सरकार द्वारा जारी किए गए इस मंदिर से जुड़े अध्यादेश और विवाद पर चर्चा कीजिए। तो वास्तुकला की बात है कलिंग शैली की, तो कलिंग शैली की अनूठी विशेषता है। कथन के आलोक में का मतलब हुआ कि इस शैली की विशेषताओं को बताते हुए आपको बताना है कि जो अध्यादेश लाया गया है उसमें क्या प्रावधान है और केंद्र सरकार के अंतर्गत इसका विरोध क्यों किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद से ये पूरा मामला जुड़ सकता है। तो इस प्रश्न को लिखने का, फ्रेम करने का आपको अभ्यास करना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।